बेटा छल से पिता की संपत्ति नहीं, पिता पुत्र का वो भरोसा ले गया। रविवार का दिन था, सब चैन से सो रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। नैना दीदी, ये क्या बात हुई? वर्षा भाभी ताऊ जी को 2 हफ्ते के लिए छोड़ गई थी, अब तो 1 महीना होने को आया। उनकी कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं आया। अगर ताऊ जी को हमेशा के लिए यहाँ रखने की आप लोग सोचे हो तो हमसे ना हो पाएगा। हम तो उन्हें वर्षा भाभी के बार बार कहने पर बुलाए, लेकिन आप लोगों ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। क्या ऐसे होते हैं बच्चे? अरे इतना पैसा होने का क्या फ़ायदा जब अपने बूढ़े बाप का भी ख्याल आप लोग नहीं रख सकते। राजेश अपनी चचेरी बहन नैना से कहता है। नैना हड़बड़ाकर उठी और बोली, राजेश भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी गांव कब गए? और क्या भाभी गुवाहाटी में नहीं है? वो कहाँ गई, कब गई? मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं। राजेश बोला, नैना दीदी, एक बार में आपने इतने सवाल कर लिए। अरे यही सवाल अपने बाबूजी से या भाई भौजाई से करो, मुझसे क्यों कर रही हो? बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अपने बाबूजी को यहाँ से ले जाओ। अरे बड़े बूढ़े कुछ रोज रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तभी तक अच्छे लगते हैं। मेरे माँ बाप ही मेरे लिए भारी पड़ रहे हैं, ऊपर से ताऊ जी को यहाँ भेज दिया। नोट आप लोग गिनते हो और सेवा हमसे करवाते हो। ऐसी रिश्तेदारी से भगवान बचाए। इतना कहकर राजेश ने फ़ोन रख दिया। नैना अपने भाई को फ़ोन लगाने लगी, पर उसने उठाया नहीं। शायद वहाँ रात होगी। नैना अपने पति मुकेश को बोली, सुनिए, उठ जाइए, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुकेश बोला, क्या? नैना, एक रविवार ही तो मिलता है, थोड़ी देर तो सोने दो। नैना बोली, यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और आपको रविवार की पड़ी है। मुकेश उठकर बैठ गया और बोला, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नैना ने पूरी बात बताई। मुकेश बोला, जल्दबाजी मत करो, आराम से सोचते हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। एक काम करो, मैं तुम्हारी दोपहर की फ़्लाइट बुक कर देता हूँ और रात की रिटर्निंग कर देता हूँ। अभी कुछ रोज के लिए पापा जी को यहाँ ले आओ, बाद में देखते हैं। नैना बोली, बाद में क्या देखना है? मुकेश, यहाँ हमारे सिवा बाबूजी का कौन है? मुकेश बोला, शायद तुम भूल रही हो, इसी घर में मेरे माता पिता भी रहते हैं, उनकी देखभाल तो तुमसे हो नहीं पाती है। तुम अपने पिता को यहाँ लाने की बात कर रही हो, ये आसान नहीं है। फिर ये मेरा घर कहाँ रहेगा? वृद्ध आश्रम लगने लगेगा। नैना बोली, अगर मैं आपके माता पिता के बारे में यही कहूँ तो? मुकेश बोला, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं से कह रहा हूँ, अभी उन्हें यहाँ ले आओ, फिर हम उनके बारे में सोचते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुकेश परिस्थितियों को समझते थे कि आगे चलकर क्या क्या परेशानी आ सकती है। नैना ने अपनी सास सुमन जी को सारी बात बताई। सुनकर नाराज हुई, पर करती भी क्या? आखिर बहू का घर था। नैना ने बच्चों की जिम्मेदारी सुमन जी पर छोड़ी और निकल पड़ी। रास्ते में नैना ये सोचते जा रही थी कि आखिर उसके पिता ने उससे इतने दिनों तक झूठ क्यों कहा कि वो गुवाहाटी में रह रहे हैं। इधर नैना सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, उधर अयोध्या बाबू उस दिन को याद कर रहे थे जब वो वर्षा बहू की बातों में आ गए थे, जिसने उनके भरोसे को छला था। पापा जी, कितना अच्छा होता अगर आप भी हमारे साथ अमेरिका चलते। अब आखिर कितने दिन तक आपका बेटा वहाँ रहे और मैं यहाँ रहूँ। अब तो मम्मी जी भी नहीं रही और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मुझे भी उनके साथ अब जाना ही होगा। आखिर इतने साल से मैं इनके साथ भटकती रही, फिर ये अमेरिका चले गए और मुझे आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ छोड़ दिए। अयोध्या बाबू बोले, बहू, अब तुम लोगों के सिवा मेरी दुनिया में और है कौन? जब तक कमला थी घर भरा पूरा लगता था, और वैसे भी महीने 2 महीने में 1 आध दिन के लिए चली आती थी, पर मेरे लिए वही बहुत था। अब तुम भी गौरव के साथ विदेश चली जाओगी, न जाने कब आओगी। पहले अपने बेटे का मुंह देखने के लिए तरसता था, अब पोते पोती के लिए तरस जाऊंगा। मुझे भी साथ ले चलो, आखिर मुझे यहाँ किसके भरोसे छोड़ जा रही हो? वर्षा बोली, अरे बाबूजी, आप तो छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं। आप क्या अपने पोते पोती के भविष्य के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ये भी तो सोचिए, यहाँ आपके सभी रिश्तेदार हैं और तुम और नैना
ननद भी तो यही है, वो तो आपसे मिलने आती रहेगी। फिर 7 समंदर पार जब चले जाएंगे तो बेटी से कैसे मिलेंगे? अयोध्या बाबू बोले, ठीक है बहू, मैं यहाँ रह लूँगा। तुम वादा करो कि 6 महीने में एक बार जरूर आओगी। वर्षा बोली, हाँ हाँ बाबूजी, आप चिंता क्यों करते हो, मैं सब इंतजाम कर दूंगी और जाने से पहले कुछ रोज के लिए आपको गांव छोड़ आऊंगी। राजेश जी चचेरा देवर से मेरी बात हो गई है। उन्होंने कहा था कुछ रोज ताऊ जी यहाँ रहेंगे तो मन लगा रहेगा, पर एक समस्या है। अयोध्या बाबू बोले, बहू क्या समस्या है? वर्षा बोली, मैं यहाँ से बच्चों को लेकर अकेली जा रही हूँ और मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, और आप इनके स्वभाव को तो जानते ही हैं, जैसे ही पैसे की बात करूँगी नाराज हो जाएंगे। अयोध्या बाबू बोले, बहू मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? वर्षा बोली, अगर आप मुझसे वादा करें कि आप नैना को कुछ नहीं बताएंगे, तब मैं इसका उपाय बता सकती हूँ। अयोध्या बाबू ने हाँ कह दिया। वर्षा बोली, बाबूजी अगर आप कहें तो माँ जी के टूटे फूटे कुछ गहनों को बेचकर थोड़े पैसे रख लो। अयोध्या बाबू बोले, बहू कमला का कोई भी जेवर टूटा था, फिर भी अगर कोई हो तो देख लो। कमला हमेशा कहती थी उनके गहनों पर बहू बेटी दोनों का बराबर का हक है, तो इस बात का ध्यान रखना। उन्होंने तिजोरी की चाबी बहू को दे दी। वर्षा ने तिजोरी में से ज़्यादातर जेवर उठा लिए और कुछ चांदी की पायल और चांदी के सिक्कों को उसी में छोड़ दी और चाबी अयोध्या बाबू को देते हुए बोली, बाबूजी ये देखिए, माँ जी की 2 चेन टूटी हुई थी, बस वही ली हूँ, एक बार देख लीजिए। अयोध्या बाबू ने अपना विश्वास जताया और सोचे बहू विश्वासघात थोड़ी करेगी, और वो मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। पर हुआ उसका उल्टा, जो वो आज तक भूल नहीं पाए। इधर नैना गुवाहाटी पहुंची, फिर अपने पैतृक गांव गई। गर्मी का दिन था, बरामदे पर एक खाट लगी हुई थी, वही एक टूटा फूटा टेबल फैन आवाज के साथ थोड़ी हवा भी दे रहा था। उसी खाट पर अयोध्या बाबू लेटे हाथ के पंखे से खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। नैना देखकर हैरान थी, जो पिता आज तक साफ सुथरे कपड़े में जीते थे, आज मैले कपड़ों में इस गर्मी में को झेल रहे हैं, और वो भी बस अपने बेटे बहू की वजह से। नैना अपने हाथ में फलों का थैला लेकर जैसे ही बेंच पर रखी, अयोध्या जी की नज़र बेटी पर पड़ी तो उनकी आंखों में हैरानी के साथ आंसू भी थे। उन्होंने बाहें फैलाई। नैना अपने पिता को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोली, बाबूजी ये कहाँ आपकी कैसी हालत हो गई? आपने ऐसा क्यों किया? आपने साबित कर दिया कि बेटी पराई ही होती है, तभी तो आपने अपनी तकलीफ भी मुझसे छुपा कर रखी। मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। बगल वाले कोठरी से ताऊ जी की आवाज़ आई, और आया है? कौन आया है? अरे नैना बिटिया आ गई, तेरी राह तकते तकते आंखें पथरा गई थी। अयोध्या जी मुझसे उम्र में छोटा है, पर देखो इसकी दशा देखकर लग रहा है न जाने मुझसे उम्र में कितना बड़ा है। बेटा कोई अब अपने माता पिता के साथ ऐसा करता है क्या? नैना बोली, ताऊ जी आप तो ये फल खाइए और चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझती हूँ। तभी उधर से राजेश आया और बोला, नैना दीदी बुरा मत मानना, पर हम अपने दम पर अपने माता पिता का बोझ उठा लेंगे, पर इतनी भी रईस नहीं है कि दूसरे के माँ बाप का भी खर्चा हम उठा सकें। वर्षा बोली, राजेश भाई आपको हमारी वजह से परेशानी हुई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं था। राजेश ने पत्नी को आवाज़ लगाया और चाय पानी के लिए कहा, फिर खेत पर चला गया। थोड़ी देर बाद शाम हुई। नैना पिता को पंखा झलते हुए बोली, बाबूजी अब बताइए मुझे आखिर ये सब चल क्या रहा है? अयोध्या बाबू सर नीचे करके बोले, अब क्या बताऊं बेटा, बहू ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे कुछ ना कहूँ। अगले महीने जब गौरव आएगा तो गांव से मुझे वापस गुवाहाटी वाले घर में पहुंचा देगा, पर वो तो ना फ़ोन करता है ना उठाता है, और फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप 2 बातें सुनकर यही रह रहा था। नैना बोली, बाबूजी आप भैया के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं, वो शुरू से स्वार्थी थे। वर्षा भाभी का स्वभाव भी वैसा ही था। अब आप मेरे साथ चल रहे हैं, आज रात की फ्लाइट है, बस अपनी दवाई ले लीजिए और चलिए मेरे साथ।
नैना अपने ताऊ जी के सिरहाने कुछ पैसे रखकर बोली, ताऊ जी ये आपको काम आएगा, वक्त मिलते ही आपसे फिर मिलने आऊँगी। इतना कहकर नैना अपने पिता को लेकर चली गई। पिता को लेकर दिल्ली पहुंची और अपनी बेटी नेहा से बोली, बेटा नाना जी का सामान अपने कमरे में रख दो। नेहा बोली, मम्मी जब भी कोई आता है आखिर उसे आप मेरे ही कमरे में क्यों ठहराती हो, भाई के कमरे में क्यों नहीं। नैना बेटी को आंखें दिखाई और बोली, तुम भाई के साथ उसके कमरे में रह लो। बेटी आंखों के इशारे को समझ गई और चुपचाप वहां से चली गई। अयोध्या जी बोले, बेटा बच्ची को क्यों डांट रही हो, मैं तो घर के किसी भी कोने में रह लूँगा। मुकेश अपने ससुर को प्रणाम किया और कहा, चिंता मत कीजिए बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। नैना देखना परेशानियों की वजह से बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी ना हो, जितनी जल्दी हो सके इस मैटर को सुलझा लो। इतना कहकर मुकेश चले गए। अयोध्या बाबू पहले स्नान किए, फिर नैना ने अपने ससुर के कुछ कपड़े उनको पहनने के लिए दिए, फिर वो कुछ खाकर सो गए। अगले दिन मुकेश और नैना में अयोध्या बाबू को लेकर बहस हो रही थी। मुकेश बोला, अगर तुम्हारे पिता इतना ही भरोसा करते तो तुम्हें सारी बात बताते। कल को अगर तुम्हारा भाई लौट आया तो तुम्हारे पिता फिर उसके साथ चले जाएंगे। इन सब के बीच में हमारे परिवार का सफ़र करना क्या उचित होगा। मुकेश की माँ बोली, बहू नेहा और प्रवीण अब बड़े हो चुके हैं, उन्हें एक कमरे में हम कैसे रख सकते हैं। और फिर रसोइया भी कह रहा था, अगर ये बाबा यहाँ परमानेंट रहे तो वो काम छोड़ देगा। नैना चुपचाप हर किसी का मुंह देख रही थी। सबकी बातें अयोध्या जी के कानों में भी गई। नैना नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो अयोध्या बाबू बोले, बेटा अब मुझे अच्छा लग रहा है, एक रात की नींद से ही मानो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई है। ऐसा करो मुझे घर छोड़ आओ, वहाँ सब कुछ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। नैना समझ गई कि पिताजी ने सारी बातें सुन ली है। नैना बोली, बाबूजी घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, बस एक हफ्ते की बात है, आप यहाँ रुक जाइए, उसके बाद बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, फिर मैं आपको लेकर गुवाहाटी चलूँगी। एक हफ्ता नैना के लिए बहुत था। फिर वो पिता को लेकर गुवाहाटी पहुँची। जब वो घर की सफाई कर रही थी तो बोली, बाबूजी आप माँ के गहनों को घर पर छोड़कर वहाँ कैसे चले गए। अयोध्या बाबू ने गहनों की पूरी बात बताई। नैना आश्चर्य से बोली, बाबूजी आज मुझे बताइए कि आपने मुझसे और क्या क्या छुपाया है। अयोध्या बाबू ने तिजोरी की चाबी दी। जब तिजोरी खुली तो सब हैरान, तिजोरी पूरी खाली थी। अयोध्या बाबू बोले, बेटा मैं तो भरोसे से बहू को चाबी दिया था, मुझे क्या मालूम कि वो अपने ही घर में चोरी करेगी। नैना बोली, बाबूजी इसमें दोष भाभी का नहीं है, कुछ दोष हमारा भी है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जबकि हम उस इंसान और उसके व्यवहार से पहले ही परिचित हैं। वो बोले ही, नहीं, पर उन जेवरों पर तुम्हारा भी अधिकार था, मैंने बहू को ये बात बताई थी। नैना ने इस बात को दरकिनार किया और 6 महीने का राशन जमा किया। फिर सरपंच से मिली, अपनी परेशानी बताई। सरपंच जी ने रसोइया और काम वाली की व्यवस्था करवाई। नैना ने 6 महीने की पगार सरपंच जी के हाथों में दे दी। फिर 4 दिन बाद नैना भीगी हुई आंखों से अपने पिता से विदा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, न जाने क्यों एक बेटी चाहकर भी अपने पिता के लिए वो सब कुछ क्यों नहीं कर पाती है। घर गृहस्थी, पति, सबकी जिम्मेदारियों को वो निभाती, परंतु जब बेटी का फर्ज आता है तो न जाने कहां से उस पर अपना हक जमाने नए रिश्ते आ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी। नम आंखों से उसने पिता से विदा लिया। इधर घर के काम में उसका उतना मन नहीं लगता था। जब मुकेश कुछ कहते तो नैना कहती, इतना याद रखिएगा, वक्त खुद को दोहराता है। आज जो मैं अपने पिता के लिए नहीं कर पाई, कल आपकी बेटी आपके लिए कर पाएगी। मुकेश की भी अपनी मजबूरी थी, वे नहीं चाहते थे कि उसके घर में ससुर का कभी अपमान हो, इसलिए
उसने ये कदम उठाया था। इस बीच में कुछ कारण से नैना पिता के पास जा न सकी, पर उसकी मजबूरी को पिता समझ रहे थे। इसी बीच में एक रोज गौरव का फोन आया और झूठ मूठ की बातें बताई। पिता तो आखिर पिता होते हैं। बेटे की बात में आ गए। गौरव ने कहा, 2 महीने बाद मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, तैयार रहिएगा। बस इसी बात से अयोध्या बाबू बहुत खुश थे कि चलो अब बेटी की परेशानी खत्म हो जाएगी। अयोध्या बाबू बड़े खुश होकर सरपंच जी से बोले, बेटा आ रहा है, अब मैं अमेरिका चला जाऊंगा। वो बोले, सब कुछ बेटी ने किया और आप बेटे के साथ चले जाएंगे तो बेटी को उपहार में क्या दे जाएंगे। इस बात पर अयोध्या बाबू बोले, सही कहा आपने, माँ बाप सब कुछ बेटे को ही दे देते हैं, बेटी को विदा करके भूल जाते हैं, फिर गौरव को किस बात की कमी है। यही सोचकर उन्होंने नई वसीयत बनाई और अपना घर और आम का बगीचा अपनी बेटी के नाम कर दिया और वो कागज सरपंच जी को सौंप दिया। अयोध्या बाबू ने इस बार बेटी के से कुछ नहीं छुपाया। नैना बोली, ठीक है बाबूजी, जाने से पहले मैं आपसे मिलने आऊँगी, पर मेरा मन कह रहा है हम भरोसा करके फिर से गलती कर रहे हैं। बेटी पिता से मिल गई, उसे संदेह हो रहा था कि आखिर उसका भाई उससे क्यों छुप रहा है। करीब 2 महीने बाद एकाएक गौरव अयोध्या बाबू के सामने आ गया और बोला, बाबूजी हमें कल ही निकलना होगा, आपको जो जरूरी सामान है वो रख लीजिएगा और घर और खेत के जो भी कागज हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं जाकर सरपंच काका को दे आता हूँ। शाम में खाना खाकर गौरव सभी जरूरी कागजात लेकर घर से बाहर निकल गया। अगले दिन करीब 11 बजे गौरव बोला, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें निकलना है। वो बोले, सरपंच बाबू से मिलकर आता हूँ। गौरव ने उन्हें गांव के किसी भी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया और जल्दी जल्दी निकल गया। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने अयोध्या बाबू से कहा, बाबूजी आप यहाँ बेंच पर बैठिए, मैं अंदर जाकर टिकट लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो एयरपोर्ट के अंदर चला गया। देखते देखते सुबह से दोपहर हो गई। अयोध्या बाबू सोचे, लगता है बहुत भीड़ है, तभी गौरव को इतना वक्त लग रहा है। बेचारे अयोध्या बाबू गला सूखा जा रहा था, भूख से बेहाल हो रहे थे। तभी एक कर्मचारी बोला, बाबा जी आप यहाँ इतनी देर नहीं बैठ सकते हैं। वो बोले, मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लेने, पर अब तो बहुत देर हो गई ना, जाने कब तक बाहर क्यों नहीं आया। कर्मचारी ने पूरी बात पूछी। अयोध्या बाबू ने सब बताया। अंदर जाकर पता लगाकर बोला, बाबूजी आपके बेटे का नाम गौरव था। वो उत्साहित होकर बोले, हाँ मिला क्या। कर्मचारी बोला, अरे वो तो 2 बजे की फ्लाइट से ही अमेरिका चला गया है। जाओ बाबा अपने घर जाओ, ये कोई नई बात नहीं। जब बच्चे माँ बाप का सब कुछ लेकर बदले में उन्हें धोखा दे जाते हैं। अयोध्या बाबू आंखों में आंसू लिए लौटकर अपने घर आए तो देखा कि उस घर में तो कोई और लोग हैं। अयोध्या बाबू ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, कल आपका बेटा हमें ज़मीन और घर बेच गया है। ये सुनकर उनके तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जिसने घर लिया था वो भला व्यक्ति था। उसने कहा, बाबा जी अगर आपको रहना है तो आप इस मकान में रह सकते हैं। एक कमरा मैं आपको दे दूंगा, पर उसका किराया देना होगा। सरपंच बाबू को पता चला। वो बोले, ये गौरव ने ठीक नहीं किया, अपने ही पिता को धोखा दिया, बदले में उसने क्या पाया होगा। अयोध्या बाबू बोले, कुछ नहीं पाया होगा, बल्कि अपना भरोसा भी यहाँ छोड़ गया। कुछ दिनों बाद मकान मालिक ने कहा, बाबूजी आप अपनी बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते हैं। आखिर इस घर में आप इतने दिन ऐसे कैसे रहेंगे। अयोध्या बाबू बोले, अगर कल को गौरव मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगा और मुझे नहीं पाएगा तो वो परेशान हो जाएगा
अयोध्या बाबू की बातें सुनकर मकान मालिक की आंखें भर आई और वो बोले, बाबूजी, पिता का हृदय बहुत विशाल होता है। काश कि उनके बच्चे भी उनके लिए ऐसी ही भावना रखते। आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे ने आपके साथ साथ मुझे भी धोखा दिया है। इसके लिए उसे धरती हो या पाताल, कहीं से भी ढूंढकर हम निकालेंगे। अगर आज मैं घर पर अधिकार जमाता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी उस पाप का भागीदार बनूंगा। मकान मालिक और सरपंच जी ने सारे कागजात देखे। फिर दोनों ने अयोध्या बाबू की मदद की और पुलिस कार्रवाई की। अयोध्या बाबू ने बेटी को फ़ोन किया, सारी घटना बताई। उस दिन तो मुकेश भी उसके साथ हो गए और बोले, हद होती है, कोई बेटा इतना लालची कैसे हो सकता है? तुम्हारा भाई है या जल्लाद, उसका पेट ही नहीं भरता। अरे अब क्या, अपने पिता की जान लेकर मानेगा? उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबने मिलकर कोर्ट में अर्जी लगाई और गौरव के खिलाफ केस दर्ज हुआ। गौरव को अमेरिका नोटिस गया और उसे न चाहते हुए भी इंडिया वापस आना ही पड़ा। सारे सबूत और गवाह के बिना पर गौरव को सज़ा मिली। उसकी नौकरी छूट गई। परिवार को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। वर्षा ससुर के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी तो अयोध्या जी बोले, बहू, मैंने तो अपना भरोसा तुम्हारे हाथों में दिया था, पर तुमने भी मुझसे छल किया। अब जो कुछ भी है वो सब मेरी बेटी का है। इसमें तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोगों के किए की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन निकल जाओ मेरे घर से और कभी अपनी सूरत मुझे मत दिखाना। इतना कहकर अयोध्या जी ने उन लोगों से कहा, सदा के लिए मुंह फेर लिया। मुकेश ने आगे बढ़कर अयोध्या जी से माफ़ी मांगी और बोला, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जैसे मेरे माता पिता की जिम्मेदारी है मैं उठाता हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए थी। मेरी मंशा गलत नहीं थी, पर हाँ, सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मुकेश ने कई बार अयोध्या जी से कहा। चलने पर उन्होंने कहा, बेटा, बहुत मुश्किल से खुद को संभाला हूँ। बस इतनी ही विनती करूँगा कि कभी कभी इस बड़ले पिता को उसकी बेटी से मिलवाने ले आना। समझ लूँगा तुमने मेरे लिए बहुत किया। इतना कहकर अयोध्या बाबूजी ने फिर से जीवन आखिरी ही सही पर शुरुआत की, जो काबिले तारीफ थी। तो दोस्तों, ठोकर लगने से लोग संभल जाते हैं। दुनिया में ऐसे कई माता पिता हैं जो अपने ही बच्चों द्वारा ठगे जाते हैं, और क्या ये देखकर भी हम कुछ सीख नहीं पाते कि शायद अगली बारी हमारी होगी, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।